हीरापुर गांव में रामू और महेश नाम के दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। रामू जहां परिश्रम और लगन से अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता, वहीं महेश को आलस से काम करने की आदत थी। वह अक्सर काम को टालता और थोड़े बहुत काम में संतुष्ट हो जाता। एक दिन गांव के बुजुर्ग काका ने रामू से कहा, अरे वाह रामू, मैंने सुना है इस बार तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है। रामू मुस्कुराते हुए बोला, हाँ काका, इस बार मेहनत का फल मिला है। फसल बहुत अच्छी हुई है और इसे बेचने पर अच्छा मुनाफा भी होगा। काका ने उत्सुकता से पूछा, बेटा तुम्हारे खेत में कुल कितनी बोरी फसल हुई है? रामू ने गर्व से उत्तर दिया, काका मेरी 5 एकड़ जमीन में इस बार कुल 150 बोरी अनाज हुआ है। काका ने प्रशंसा भरी नजर से उसे देखा और बोले, सच में रामू, तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। भगवान ने तुम्हारी ईमानदारी और लगन का फल दिया है। रामू ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, काका अब मुझे चलना चाहिए। आज अनाज बेचने के लिए बाजार जाना है। काका ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ बेटा, भगवान तुम्हें और तरक्की दे। रामू मुस्कुराता हुआ वहां से अपने काम की ओर चल पड़ा, मन में संतोष और आत्मविश्वास लिए। थोड़ी ही देर बाद महेश भी उधर से गुजर रहा था तो काका ने उसे आवाज दी, अरे महेश बेटा, कहाँ जा रहे हो? महेश रुककर बोला, काका खेत में सुबह जल्दी जाकर मैंने फसल की बोरियां भर दी थी, अब उन्हें उठाने जा रहा हूँ। काका ने पूछ लिया, अच्छा बेटा, तुम्हारे पास भी 5 एकड़ जमीन है ना? इस बार तुम्हारी जमीन से कितनी बोरियों की फसल हुई है? महेश ने थोड़ा गर्व से कहा, हाँ काका, मेरे पास भी 5 एकड़ जमीन है। इस बार हर एकड़ में 20 बोरियां हुई हैं, तो कुल मिलाकर 100 बोरियां हुई हैं। काका थोड़े चिंतित हो गए और बोले, महेश बेटा, तुम्हारी जमीन से सिर्फ 100 बोरियां ही क्यों हुई? तुम्हारे दोस्त रामू के पास भी तो 5 एकड़ जमीन है, पर उसके खेत में इस बार 150 बोरियां अनाज हुई हैं, जबकि तुम दोनों के खेत तो एक ही इलाके में हैं और जमीन भी लगभग एक जैसी ही है। महेश ने हैरानी से कहा, क्या कहा काका? रामू के खेत में 150 बोरियां हुई हैं, उसने तो मुझे बताया ही नहीं। काका ने गंभीरता से समझाया, बेटा रामू दिन रात मेहनत करता है, अपनी फसल की देखभाल पूरे लगन और समर्पण के साथ करता है। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। महेश ने काका की बातों पर विचार करते हुए कहा, ठीक है काका, मैं चलता हूँ। अब इस बार से मैं भी अपनी फसल में पूरी मेहनत करूँगा। काका ने महेश को आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ बेटा, मेहनत का रास्ता अपनाओ, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। महेश काका से विदा लेकर अपने खेत की ओर बढ़ गया। शाम को महेश अपनी फसल बेचकर घर लौट आया। घर पहुंचते ही उसने दिन भर की सारी बातें अपनी पत्नी को बताईं। उसकी बात सुनकर उसकी पत्नी ने गहरी सांस ली और बोली, मुझे समझ आ गया कि तुम्हारी फसल में 50 बोरियों का नुकसान क्यों हुआ है। इसका कारण यह है कि तुम अपने दोस्त रामू की तरह मेहनत नहीं करते। तुम जब मन करता है तभी खेत पर जाते हो, ऐसे में फसल कैसे अच्छी होगी? महेश ने थोड़ा निराश होकर कहा, अरे भाग्यवान, इसमें मेरी भी क्या गलती है? मैं जितना हो सकता है उतना तो करता ही हूँ। अब तुम ही बताओ, मैं और क्या कर सकता हूँ? पत्नी ने मुस्कुराते हुए सुझाव दिया, अगर तुम सच में मुनाफा बढ़ाना चाहते हो तो एक विचार है, तुम अपनी जमीन बेच दो और रामू के खेत के पास वाली जमीन खरीद लो। अगर रामू की जमीन 5 एकड़ है तो तुम्हारे पास भी उतनी ही जमीन होगी। फिर रामू से कहो कि हम दोनों मिलकर इन 10 एकड़ पर साथ काम करें और जो मुनाफा होगा उसे आधा आधा बांट लें। महेश को पत्नी की बात बिल्कुल सही लगी। उसने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है, मैं कल ही रामू के पास जाकर इस बारे में बात करूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि रामू मेरी बात को मना नहीं करेगा। उसकी पत्नी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और महेश के मन में नई उम्मीदें और उत्साह जग गए। अब वह एक नई योजना के साथ अपने दोस्त रामू के साथ साझेदारी करने का सपना देख रहा था। अगले दिन सुबह सुबह महेश अपने दोस्त रामू के घर जा पहुंचा।
रामू ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, अरे महेश भाई कैसे हो, और ये सुबह सुबह यहाँ कैसे आना हुआ? महेश ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू हम दोनों बचपन से ही अच्छे दोस्त रहे हैं। मैं एक बात सोच रहा था, क्यों ना मैं अपनी जमीन बेचकर तुम्हारी जमीन के पास ही 5 एकड़ की जमीन खरीद लूं। इससे तुम मेरे अच्छे पड़ोसी भी बन जाओगे। रामू ने प्रसन्नता से कहा, अरे वाह महेश भाई, ये तो बहुत ही बढ़िया ख्याल है। मुझे भी एक भरोसेमंद पड़ोसी मिल जाएगा। महेश ने धीरे से बात आगे बढ़ाई, और रामू, अगर तुम्हें कोई ऐतराज न हो तो क्यों न हम दोनों अपनी अपनी जमीन पर मिलकर खेती करें। अलग अलग मेहनत करने से अच्छा है कि दोनों मिलकर एक साथ मेहनत करें। इससे हमें मुनाफा भी बढ़िया मिलेगा और फसल भी अच्छी होगी। रामू ने उत्साह से जवाब दिया, महेश भाई मुझे इस बात से कोई ऐतराज नहीं है। यह तो बहुत अच्छा विचार है। चलो फिर सेठ मनीराम के पास चलते हैं और जमीन के लेन देन की बात करते हैं। वैसे भी मेरे खेत के पास की जमीन सेठ मनीराम की है। महेश और रामू सेठ मनीराम के पास पहुँचे। महेश ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, रामू के पास वाली जो आपकी जमीन है मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। सेठ मनीराम मुस्कुराते हुए बोले, तो खरीद लो, हमने कब मना किया है। लेकिन जमीन खरीदने के लिए पैसे लेकर आए हो? महेश थोड़ा झिझकते हुए बोला, सेठ जी, असल में मैं अपनी 5 एकड़ जमीन बेचना चाहता हूँ और उसी के बदले आपकी वह 5 एकड़ जमीन खरीदना चाहता हूँ जो रामू के पास है। सेठ मनीराम ने सोचा और फिर बोले, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी जमीन के बदले तुम्हारी जमीन के साथ मुझे कुछ और रुपए भी चाहिए। महेश ने थोड़े असमंजस में पूछा, पर सेठ जी, मेरी भी जमीन 5 एकड़ की है और आपकी भी। फिर आप मुझसे अतिरिक्त रुपए क्यों मांग रहे हैं? सेठ मनीराम ने समझाते हुए कहा, देखो महेश, जमीन की कीमत समय और स्थान के हिसाब से तय होती है। अगर तुम्हें यह जमीन लेनी है तो अतिरिक्त रकम देनी होगी, नहीं तो कोई बात नहीं। महेश ने थोड़ी देर सोचकर कहा, ठीक है सेठ जी, मैं आपकी शर्त मानता हूँ। आप अतिरिक्त रुपए भी ले लीजिए, लेकिन मुझे वह जमीन दे दीजिए। सेठ मनीराम ने सहमति में सिर हिलाया और कुछ समय बाद महेश ने अपनी जमीन बेचकर सेठ मनीराम की जमीन खरीद ली। इस तरह महेश और रामू अब एक दूसरे के पड़ोसी भी बन गए और साथ मिलकर 10 एकड़ जमीन पर खेती करने का सपना साकार करने के लिए तैयार हो गए। इसी तरह कुछ दिन बीत गए और एक सुबह रामू ने महेश से कहा, सुनो महेश भाई, कल से हमें खेतों में हल चलाना शुरू करना होगा, इसलिए तुम भी सुबह सुबह तैयार रहना। महेश के मन में हल चलाने की मेहनत का ख्याल आते ही आलस्य घिर आया। उसने सोचा, ये काम तो बहुत ही कठिन है, पूरे खेत में हल लेकर चलना पड़ता है। इससे बचने के लिए मुझे कोई ना कोई बहाना तो बनाना ही पड़ेगा। कुछ देर सोचने के बाद महेश ने धीरे से कहा, अरे रामू भाई, एक बात बतानी थी। मेरी पत्नी के पिताजी का कल देहांत हो गया है और मुझे 15 दिन के लिए उनके यहाँ जाना पड़ेगा। अगर मैं नहीं गया तो अच्छा नहीं लगेगा। रामू ने सहानुभूति भरे स्वर में कहा, महेश भाई, ये तो सच में बहुत दुखद है। वह तुम्हारे पिता समान थे, तुम्हें वहाँ जरूर जाना चाहिए। तुम बेफिक्र होकर जाओ, तुम्हारे हिस्से का काम भी मैं ही कर लूंगा। महेश ने मन ही मन राहत की सांस ली और कहा, सच कहूँ तो मुझे लगा था कि तुम इस बात के लिए मना कर दोगे, लेकिन तुम सच में एक सच्चे दोस्त हो रामू। मैं 15 दिन बाद लौट कर आऊंगा और तुम्हारे साथ मिलकर खूब मेहनत करूंगा। रामू ने मुस्कुराते हुए उसे विदा किया और महेश अपने मन की चालाकी पर मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद महेश अपनी पत्नी के साथ उसके ससुराल चला गया। उसके जाने के बाद रामू के मन में चिंता और अकेलापन गहराने लगा। काम का सारा बोझ अब अकेले उसके कंधों पर था। शाम को उसकी पत्नी राधा ने उसे चिंतित देखा तो पूछा, सुनिए जी, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं, क्या बात है? रामू ने ठंडी सांस लेकर कहा, कुछ नहीं राधा, महेश अपने ससुराल गया है और खेत में बहुत सारा काम पड़ा है।
इतने बड़े खेत में अकेले हल चलाना आसान नहीं है। राधा ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया और कहा, आप अकेले नहीं हैं। जब तक महेश नहीं आता मैं आपके साथ खेत में काम करूंगी, मिलकर मेहनत करेंगे तो काम आसान हो जाएगा। रामू ने उसकी बात सुनकर राहत की सांस ली और उसे धन्यवाद दिया। अगले ही दिन से दोनों ने मिलकर खेत में हल चलाने का काम शुरू कर दिया। सुबह सुबह जब रामू और राधा साथ में खेत में हल लेकर निकलते तो उनके समर्पण और सहयोग की मिसाल पूरे गांव में चर्चा का विषय बन जाती। कुछ दिन बीत गए। बारिश का मौसम आ चुका था और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी। रामू को अपने खेत की चिंता सताने लगी तो एक दिन वह महेश के घर पहुंचा। रामू ने कहा, सुनो महेश भाई, अब तो बारिश का मौसम शुरू हो गया है और हल्की बारिश भी हो रही है। मैं सोच रहा हूँ कि हम दोनों मिलकर खेत में पानी के निकलने का रास्ता बना दें। इससे बारिश का पानी एक जगह नहीं रुकेगा और फसल को नुकसान भी नहीं होगा। महेश ने टालते हुए जवाब दिया, अरे रामू भाई, आज तो मेरे पास बहुत ही जरूरी काम है। रामू ने हैरानी से पूछा, महेश भाई, इस समय ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया? महेश ने बहाना बनाते हुए कहा, अरे हाँ, मैं बताना तो भूल ही गया था। तुम्हारी भाभी की तबीयत 2-3 दिन से खराब चल रही है, तो आज उन्हें डॉक्टर के पास शहर ले जाना है। रामू ने उसकी बात समझते हुए कहा, ठीक है महेश भाई, तुम भाभी जी का ख्याल रखो। तुम निश्चिंत होकर जाओ, यहाँ का सारा काम मैं संभाल लूंगा। महेश ने राहत की सांस ली और रामू को धन्यवाद देकर अपने बहाने पर मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचने लगा, वाह, ये रामू तो कितनी जल्दी ही मेरी बात मान गया। मेरे हिस्से का काम भी खुद ही करने को तैयार है। मेरा ये बहाना सच में काम कर गया, नहीं तो मुझे अकेले ही खेत में इतना सारा काम करना पड़ता। रामू ने महेश को कुछ सोचते हुए देखा तो कहा, महेश भाई, तुम चिंता मत करो, मैंने कहा न, यहाँ का सारा काम मैं देख लूंगा। तुम बेफिक्र होकर भाभी को डॉक्टर को दिखा लाओ। महेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ रामू भाई, वही तो मैं सोच रहा हूँ। सारा काम तुम्हारे ऊपर छोड़कर शहर जाना मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। रामू ने भरोसा दिलाते हुए कहा, महेश तुम निश्चिंत रहो, मैं हर काम देख लूंगा, तुम बस भाभी का ध्यान रखना। महेश ने फिर राहत की सांस ली और रामू को धन्यवाद देते हुए अपनी पत्नी को लेकर शहर की ओर रवाना हो गया, मन में यह सोचते हुए कि उसका काम रामू के भरोसे बड़ी आसानी से हो जाएगा। उधर रामू बारिश में भीगता हुआ खेत में मेहनत कर रहा था, रास्ता बना रहा था ताकि बारिश का पानी खेत में न रुके और फसल को नुकसान न हो। रात को घर लौटकर वह थकाहारा बिस्तर पर बैठा ही था कि उसकी पत्नी राधा ने उसे देखते हुए कहा, सुनिए जी, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। जब भी खेत में कोई काम नहीं होता तब तो आपका दोस्त महेश घर पर ही रहता है, लेकिन जैसे ही आपको खेत में कोई काम होता है वह अचानक कोई न कोई बहाना बनाकर चला जाता है। मेरा शक है कि वह जानबूझकर आप पर सारा बोझ डालकर शहर निकल जाता है। रामू ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, अरे राधा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम ऐसा कहकर मेरे और महेश के बीच झगड़ा करवाना चाहती हो क्या? महेश मेरा बचपन का दोस्त है, मुझे यकीन है कि वह कभी मुझे धोखा नहीं देगा। राधा ने गंभीरता से कहा, मुझे आपकी दोस्ती पर शक नहीं, लेकिन आपकी आंखें खोलने की कोशिश कर रही हूँ। आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, कुछ ही दिनों में आपको खुद ही सच का पता चल जाएगा। रामू ने कुछ कहा तो नहीं, पर मन ही मन उसकी बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। हालांकि कहने के लिए खेत में रामू और महेश दोनों की बराबर की साझेदारी थी, लेकिन वास्तव में खेत में सारी मेहनत और लगन रामू और उसकी पत्नी ने ही की। रामू सुबह सुबह उठकर खेतों में जाता, दिन भर धूप में मेहनत करता और शाम को लौटता। उसकी पत्नी भी पूरे दिन उसके साथ काम करती और हर तरीके से उसका साथ देती। रामू की इस कठिन मेहनत और लगन का ही परिणाम था कि इस बार फसल पिछले साल की तुलना में दुगनी हुई।
वहीं महेश अपने आलस और लापरवाही में खेतों में कम ही आता। जब रामू उसे काम करने के लिए बुलाता, वह कोई ना कोई बहाना बनाकर निकल जाता। महेश के इस रवैये के कारण रामू पर काम का अतिरिक्त बोझ आ गया था। रामू अक्सर सोचता कि यदि महेश भी उसके साथ मेहनत करता तो वे दोनों मिलकर और अधिक उपज प्राप्त कर सकते थे और शायद दोनों का जीवन भी आसान हो सकता था। परंतु बचपन की दोस्ती का लिहाज करने की वजह से वह चाहकर भी कभी महेश से इस बारे में कुछ नहीं कह पाया। कुछ दिन और इसी तरह बीते और अंततः फसल तैयार हो गई। एक दिन रामू उत्साहित होकर महेश से बोला, महेश भाई चलो, आज हमें फसल की कटाई करनी है। शाम को मुझे अपनी पत्नी के साथ साली की शादी में भी जाना है और अगर आज फसल नहीं कटी तो कल से खराब होने लगेगी। महेश मुस्कुराकर बोला, हाँ भाई बिल्कुल, आज ही फसल काट लेते हैं और उसे बोरियों में भी भर लेंगे। यह विचार कर दोनों मित्र खेत में उतर गए। कड़ी मेहनत और लगन से उन्होंने पूरी फसल को काटकर सावधानी से बोरियों में भर लिया। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा और शाम का उजाला फैलने लगा। रामू ने तब महेश से कहा, महेश भाई अब तो सारी फसल की बोरियां भर ली हैं। अब मैं अपनी साली की शादी में जाने के लिए निकलता हूँ। तुम बस इतनी मदद कर दो कि इन बोरियों को बैलगाड़ी में भरकर घर ले जाना। मैं कल आऊंगा, तब दोनों मिलकर इस अनाज को मंडी में बेचने चलेंगे। महेश प्यार से मुस्कुराते हुए बोला, अरे भाई चिंता मत करो, जब मुझे काम था तब तुमने मेरे लिए सब कुछ किया। अब जब तुम्हें जाना है तो मैं अकेले ही सब कर लूंगा। तुम बेफिक्र होकर शादी में जाओ, मैं इन बोरियों को बैलगाड़ी में भरकर घर लेकर चला जाऊंगा। रामू तसल्ली और खुशी के साथ वहां से निकल गया। महेश सारी फसल को बैलगाड़ी में भरकर घर ले आया। जैसे ही वह आंगन में पहुंचा, उसकी पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, अरे सारी फसल यहाँ क्यों ले आए हो? मंडी में बेचकर क्यों नहीं आए? महेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, रामू अपनी साली की शादी में गया है, वो कल सुबह तक लौटेगा। उसके आने के बाद ही हम ये बोरियां मंडी में बेचने के लिए ले जाएंगे। महेश की बात सुनते ही उसकी पत्नी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। वह बोली, अरे फिर तो ये अच्छा ही हुआ कि तुमने सारी बोरियां घर पर ही रख ली। मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया तरकीब है। महेश उत्सुक होकर बोला, अरे बताओ न क्या तरकीब है, और ये फसल घर लाना कैसे सही हुआ? उसकी पत्नी थोड़ा आगे झुककर धीमे स्वर में बोली, देखो तुम्हारा दोस्त तो कल सुबह से पहले लौटने वाला नहीं है। इतने में क्यों न हम ये सारी बोरियां घर के पीछे वाले कमरे में रख दें, ऐसे में सारी फसल का पैसा हमारा ही होगा। महेश उसकी बात पर सोच में पड़ गया, फिर बोला, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन रामू से क्या कहेंगे? अगर उसने फसल के बारे में पूछा तो? महेश की पत्नी ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, तुम इसकी बिल्कुल चिंता मत करो। कल सुबह जब तुम्हारा दोस्त रामू फसल लेने आएगा तो कह देना कि सारी बोरियां घर के बाहर ही रखी थी, फिर पता नहीं कब कौन चुरा कर ले गया। इतना कह देने से रामू कुछ भी नहीं कर पाएगा। महेश उसकी चालाकी पर हैरान रह गया। उसने हंसते हुए कहा, वाह तुम तो कमाल की हो, मैं तो बस काम से बचने का बहाना सोच रहा था और तुमने तो पूरी फसल ही अपने नाम करने की तरकीब निकाल ली। सच में भाग्यवान, तुम तो गजब की हो। महेश की पत्नी ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, तो फिर देर किस बात की, आप जल्दी से बोरियों को बैलगाड़ी से उतारकर घर के बाहर रख दीजिए ताकि सब गांव वाले भी देख लें कि बोरियां बाहर रखी हुई हैं। और फिर रात के अंधेरे में हम चुपचाप उन्हें अंदर ले आएंगे। महेश ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, ठीक है ऐसा ही करते हैं। सुबह रामू का चेहरा देखने लायक होगा जब उसे पता चलेगा कि उसकी मेहनत की फसल गायब हो गई। उन दोनों की आंखों में एक खतरनाक चमक और होठों पर शरारती मुस्कान थी। उनकी योजना धीरे धीरे आकार ले रही थी और वे इस खेल को अंजाम देने की तैयारी में जुट गए। हर पल उनका मन रामू की प्रतिक्रिया के बारे में सोचकर और भी उत्साहित हो रहा था।
रात के सन्नाटे में महेश और उसकी पत्नी ने सावधानी से सारी अनाज की बोरियों को घर के पिछले कमरे में छुपा दिया। जैसे जैसे वे बोरियों को अंदर ले जा रहे थे, उनके दिलों में एक गहरा संतोष और कुटिल खुशी थी, मानो उन्होंने कोई बड़ा खेल खेला हो। अगली सुबह का इंतजार उनके लिए किसी जीत के जश्न से कम नहीं था। सब कुछ उनकी योजना के अनुसार हो गया था। अगले दिन सुबह जब रामू महेश के घर पहुंचा तो उसके चेहरे पर उत्साह था। वह बोला, महेश भाई चलो, आज मंडी में फसल बेच आते हैं। सारी बोरियां कहाँ रखी हैं? महेश ने थोड़ी घबराहट का नाटक करते हुए कहा। हाँ हाँ रामू भाई, चलो देखते हैं। दोनों बाहर आए जहाँ बोरियां रखी होनी चाहिए थी। महेश ने तब हैरान और चिंतित होने का अभिनय करते हुए चारों ओर देखा और फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, हे भगवान, सारी बोरियां तो यहीं रखी थी। कहाँ चली गईं ये बोरियां? रामू चौंक कर बोला। महेश भाई ये क्या कह रहे हो? बोरियां कहाँ गईं? रामू को एक पल के लिए झटका लगा, फिर उसकी आंखों में संदेह की झलक आई। उसे अपनी पत्नी की बात याद आ गई। पिछले रात ही उसने रामू को आगाह किया था, महेश के भरोसे मत रहना। मैं उस पर पूरी तरह विश्वास नहीं करती। इतनी मेहनत की फसल है, उसे संभाल कर रखना चाहिए। लेकिन रामू ने उसकी बात को हंसी में टाल दिया था और कहा था, महेश मेरा दोस्त है, हम दोनों साथ मिलकर ही तो इस फसल को संभाल रहे हैं। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। पर आज जब महेश ने अनाज की बोरियों के गायब होने की बात कही तो रामू के मन में शक घर करने लगा। उसने गंभीरता से महेश की ओर देखा और बोला, महेश भाई ये कैसे हो सकता है? सारी बोरियां यहाँ से कैसे गायब हो सकती हैं? आखिर ऐसा कौन करेगा? महेश ने लाचारी से सिर हिलाते हुए कहा। रामू भाई सच कह रहा हूँ, कल शाम को सारी बोरियां यहीं रखी थी। सोचा था कि आज सुबह यहीं से उठाकर मंडी ले जाएंगे, पर अब तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सब कुछ चुरा लिया। रामू के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वह चारों तरफ बोरियों को ढूंढने लगा, लेकिन वहां तो खाली जगह के सिवा कुछ न था। उसकी आवाज में बेपसी थी। अब क्या करेंगे महेश भाई? इतनी मेहनत की फसल, सब कुछ चला गया। महेश की आंखों में नकली दुख और दिल में छिपा संतोष एक गहरी चाल की कहानी कह रहे थे। रामू की आवाज में निराशा और गुस्सा था। उसने महेश की ओर देखते हुए कहा, महेश भाई तुमने ये क्या कर दिया? 6 महीनों की मेहनत थी वो। इतनी बड़ी लापरवाही, तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी। महेश ने भी एक झूठी नाराजगी का दिखावा करते हुए कहा, रामू भाई तुम ये क्या कह रहे हो? ऐसा क्यों कह रहे हो जैसे उस फसल में सिर्फ तुम्हारा ही हिस्सा था? क्या मैंने जानबूझकर वो बोरियां चोरों को सौंप दी थीं? उस फसल में मेरा भी हिस्सा था और नुकसान मेरा भी हुआ है। रामू का गुस्सा अब धीरे धीरे बेपसी में बदल रहा था। उसने निराशा भरे स्वर में कहा, क्या सच में हमारी सारी अनाज की बोरियां चोरी हो गईं? ये तो जरूर चोरों का ही काम है, नहीं तो यहाँ रखी बोरियां भला कौन उठा ले जाएगा? फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, सही कहा, चोरों ने हमारे दोनों का ही हिस्सा ले लिया। हम दोनों का ही बहुत बड़ा नुकसान हो गया। रामू की निराश आंखें एक बार फिर बोरियों की जगह पर टिक गईं। फिर उसने थके स्वर में कहा, ठीक है, अब मैं अपने घर चलता हूँ। महेश ने उसके कंधे पर सांत्वना का हाथ रखा, पर उसकी आंखों में छिपी मुस्कान को रामू देख न सका। रामू ने कंधे झुका लिए और भारी मन से वहां से चला गया। रामू का दिल टूट चुका था। उसकी मेहनत और उसकी सच्चाई पर किसी ने धोखा किया था। वह भारी मन से घर लौटकर चुपचाप आंगन में बैठ गया। उसके चेहरे पर निराशा की गहरी परछाई थी। उसकी पत्नी ने उसे ऐसे मायूस देखकर पास आकर पूछा, क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? रामू ने थकी हुई सांस लेते हुए कहा, क्या बताऊं तुम्हें? और फिर उसने पूरी घटना बताई, कैसे उसकी मेहनत की फसल जिस पर उसने दिन रात एक कर दिए थे, किसी ने धोखे से चुरा ली। रामू की पत्नी ने उसकी बात को ध्यान से सुना, उसकी पीड़ा को समझा।
फिर गहरी सांस ली और कहा, मैंने कहा था न, लेकिन तुम परवाह नहीं कर रहे थे। इस दुनिया में हर कोई तुम्हारी तरह ईमानदार नहीं होता। ये सब किसी चोर का नहीं, बल्कि तुम्हारे दोस्त का ही काम है। उसी ने फसल की बोरियों को चुरा कर रख लिया है और तुम्हें धोखा देकर तुम्हारे हिस्से की फसल को भी हथियाना चाहता है। रामू ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और बोला, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैंने दोस्ती में आंखें बंद कर ली और मेहनत की कदर करना भूल गया। पर अब मैं समझ गया हूँ कि अपनी मेहनत का पूरा ध्यान रखना हमारी ही जिम्मेदारी है। किसी पर भी बिना सोचे समझे भरोसा करना हमारी कमजोरी नहीं होनी चाहिए। उसकी पत्नी ने उसे दिलासा दिया और कहा, चलो यह भी एक सबक था। अब हम अपनी मेहनत और भी ध्यान से करेंगे, किसी पर पूरी तरह निर्भर नहीं होंगे। रामू ने सिर हिलाया। उसने ठान लिया कि आगे से किसी भी परिस्थिति में सावधान और सतर्क रहेगा। महेश के धोखे ने उसे एक गहरी सीख दी थी। अपने श्रम की रक्षा का सबसे पहला दायित्व स्वयं का ही होता है। उसकी पत्नी ने तब हल्की मुस्कान के साथ कहा, खैर अब तो जो होना था हो गया, इसमें अब ज्यादा उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास मेहनत करने के लिए हाथ और मन में विश्वास है। चिंता मत कीजिए, खेत में काम करने के लिए अभी भी समय है। तब तक क्यों न आप आंगन में सब्जियां उगाना शुरू कर दें। उससे कुछ आय भी हो जाएगी और खाली बैठे रहने का दुख भी नहीं रहेगा। रामू ने उसकी सुझाई बात पर गौर किया और महसूस किया कि यह तो एक बहुत ही अच्छी सोच है। उसने राहत की सांस लेते हुए कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे खाली बैठकर किस्मत को कोसने के बजाय कुछ करने की जरूरत है। घर बैठे कौन सा पैसा अपने आप आ जाएगा। रामू की उदासी अब एक नए जोश में बदल गई। उसकी पत्नी के शब्दों ने उसमें फिर से हिम्मत और उत्साह भर दिया। उसने तय किया कि वह अपने आंगन में मेहनत से सब्जियां उगाएगा और एक नई शुरुआत करेगा। अगले ही दिन वह आंगन में खुदाई करने लगा। मिट्टी खोदते खोदते अचानक उसके हाथ में कुछ ठोस सा लगा। उसने और गहरे खोदा तो देखा कि मिट्टी के नीचे एक मटका दफन था। उसे बाहर निकालते ही उसकी आंखें हैरानी से भर गईं। जब उसने मटके का ढक्कन खोला तो भीतर सोने चांदी के सिक्कों से भरा खजाना था। रामू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह अविश्वास और आश्चर्य से भरे स्वर में खुद से बोला, यह तो मेरे भाग्य का द्वार खुल गया। सच ही कहा जाता है कि जो हुआ अच्छा हुआ और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। अगर मेरी फसल चोरी नहीं हुई होती तो मैं शायद कभी सब्जियां उगाने के लिए आंगन में खुदाई ही न करता और इस खजाने को न पाता। मेरी एक फसल की कीमत पर ईश्वर ने मुझे इतना बड़ा उपहार दे दिया। प्रसन्नता और आभार से भरे रामू ने जल्दी से मटके को घर के अंदर ले जाकर अपनी पत्नी को दिखाया और उससे सारा हाल कह सुनाया। उसकी पत्नी ने भगवान का धन्यवाद करते हुए मुस्कुराकर कहा, यह तो आपकी ईमानदारी और मेहनत का ही फल है। मैंने कहा था न, मेहनत का फल देर सवेर मिलता ही है। यह ईश्वर की ही कृपा है। आपने बिना किसी का हक मारे मेहनत से काम किया, इसलिए ईश्वर ने हमें यह आशीर्वाद दिया। रामू और उसकी पत्नी की आंखों में नई उम्मीदें और उज्जवल भविष्य के सपने चमकने लगे। उन्होंने इस खजाने को भगवान का आशीर्वाद मानते हुए हृदय से धन्यवाद किया। रामू को अब यह एहसास हो गया था कि जो भी परिस्थितियां आती हैं, वे हमें एक नई राह दिखाने के लिए होती हैं। बस उन पर विश्वास और साहस बनाए रखना चाहिए। यह अनुभव उसके लिए एक बड़ी सीख बन गया। उसने ठान लिया कि अब हर हाल में मेहनत और ईमानदारी से ही जीवन को आगे बढ़ाएगा। उधर महेश और उसकी पत्नी ने रात को योजना बनाई। पत्नी ने कहा, सुनिए, आज रात में ही हम इस फसल को मेरे भाई के घर ले जाएंगे और वहीं रुकेंगे। फिर कल सुबह इसे शहर में बेच देंगे। महेश ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ऐसा ही करते हैं।
जब रात को महेश और उसकी पत्नी छुपाई हुई फसल की बोरियां लेने गए तो जैसे ही उन्होंने बोरियों को छूने की कोशिश की, उन्हें एक अजीब सी बदबू आई। उन्होंने बोरियां खोली तो पाया कि अनाज पूरी तरह सड़ चुका था। दोनों ने समझा कि बिना हवा और सही जगह के अनाज खराब हो गया। महेश गुस्से और निराशा में भरकर अपनी पत्नी से बोला, तुम्हारी इस चालाकी के कारण हमारी मेहनत की फसल भी बर्बाद हो गई। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। जो सोचा था वो सब खत्म हो गया। महेश की पत्नी भी हताश हो गई। उसने धीमे स्वर में कहा, हमने बुराई की राह चुनी, सोचा कि चतुराई से हम सारा अनाज अपना बना लेंगे, लेकिन अब खुद को ही नुकसान पहुंचा बैठे। हमारे लालच ने हमारी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। महेश और उसकी पत्नी ने पछतावे के साथ एक दूसरे की ओर देखा। उनके लालच और उनकी चालबाजी ने उन्हें खाली हाथ छोड़ दिया था। तभी उन्हें अचानक किसी के खांसने की आवाज सुनाई दी। घबराकर उन्होंने मुड़कर देखा तो पाया कि रामू वहां खड़ा था। उसके हाथ में एक टॉर्च थी और चेहरा शांत लेकिन सवाल भरा था। रामू ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा, महेश भाई, मैं तुम्हें खोजने आया था। गांव के चौकीदार ने मुझे बताया कि कुछ लोग रात में तुम्हारे घर के पास देखे गए हैं, तो मुझे लगा शायद कुछ गड़बड़ है। लेकिन ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ तुम ये सब। रामू आगे कुछ कह नहीं पाया और गुस्से भरी खामोशी के साथ उन दोनों की तरफ घूरने लगा। महेश और उसकी पत्नी ने घबराते हुए एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन अब उनके पास छिपाने का कोई रास्ता नहीं था। उनकी समझ में नहीं आया कि आखिर रामू अचानक से कोठरी में कैसे घुस गया, जबकि वे दरवाजे को अच्छी तरह से बंद करके कोठरी में आए थे। वास्तव में हुआ यह था कि जब वे अनाज की बोरियों को देखने कोठरी में गए थे, तभी रामू ने दरवाजे पर दस्तक दी, किंतु उत्तेजना और खुशी में दोनों को दरवाजे की दस्तक सुनाई नहीं दी। उसी वक्त घर के सबसे बाहरी हिस्से में सोए हुए उनके 10 साल के बेटे की नींद खुल गई और उसने दरवाजा खोल दिया। रामू ने उससे महेश के बारे में पूछा तो उसने बताया कि कुछ देर पहले तक तो माँ बाबा आंगन में ही सोए हुए थे। महेश ने आंगन में जाकर देखा तो दोनों खाट खाली थे। तभी अनाज की कोठरी में से महेश के अपनी पत्नी पर गुस्सा करने की आवाज आई। इतनी रात गए महेश और उसकी पत्नी की आवाज कोठरी से आती देखकर रामू के मन में यह बात खटक गई। उसे कुछ गड़बड़ी का आभास हुआ, इसलिए वह तुरंत कोठरी की तरफ जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने महेश और उसकी पत्नी को बोरियों के पास खड़े परेशान हाल देखा तो उसका शक यकीन में बदल गया। रामू ने उनकी झेंपी हुई हालत देखकर संदेह से बोरियों की तरफ इशारा किया और पूछा, क्या ये वही फसल है जिसे हम दोनों ने मिलकर उगाया था? महेश ने जब देखा कि उसकी पोल पूरी तरह से खुल चुकी है, तब उसने झिझकते हुए जवाब दिया, रामू, मुझे माफ कर दो। मैंने सोचा कि मैं अकेले सारा अनाज बेचकर ज्यादा मुनाफा कमा लूंगा। तुम्हें हिस्सा न देना पड़े इसलिए मैंने इसे चुपचाप यहाँ छुपा दिया। रामू ने बिना गुस्सा दिखाए एक गहरी सांस ली और बोरी के पास जाकर उसे खोल दिया। जैसे ही बोरी खुली, एक गंदी बदबू ने उसे चौंका दिया। अनाज सड़ चुका था तथा बिना हवा के और सही जगह में न रखने के कारण बर्बाद हो गया था। रामू ने गंभीरता से कहा, महेश भाई, इतनी मेहनत से उगाई फसल का यह अंजाम देखना वाकई दुखद है। लेकिन सच कहूँ तो मेरे लिए इससे भी ज्यादा तकलीफ की बात यह है कि तुमने मेरे साथ छल किया। दोस्ती और विश्वास को तोड़कर ये किया, वह मुझे ज्यादा चुभ रहा है। महेश को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उसने सिर झुकाकर रामू से कहा, रामू, मुझे माफ कर दो। मैं अपने लालच में अंधा हो गया था। लालच में आकर मैंने तुमसे छल करने की कोशिश की। यह अनाज मैंने छुपा दिया ताकि तुम्हारा हिस्सा भी खुद ले सकूं, परंतु अब समझ में आ गया कि ईमानदारी और भरोसे का मूल्य क्या होता है। वास्तव में मेहनत का फल ही असली होता है। रामू ने जब देखा कि महेश को वाकई में अपनी करनी पर पछतावा हुआ है और उसकी फसल भी खराब हो गई है, तब उसकी आंखों में चिंता और ममता उमड़ आई। उसने कहा,
महेश भाई, मुझे यह देखकर दुख हो रहा है कि हम दोनों की फसल खराब हो गई। मैं समझ सकता हूँ कि यह वक्त हमारे लिए कठिन है। तुम परेशान मत हो, जो नुकसान हुआ है उसे हम मिलकर संभाल लेंगे। रामू की यह बात सुनकर महेश की आंखें और भी अधिक शर्म और पश्चाताप से भर आईं। वह रुंधे हुए गले से बोला, रामू, मैंने तुम्हारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया और तुम फिर से मुझ पर विश्वास करके मेरे साथ काम करना चाहते हो। मैं आखिर किस मुंह से तुम्हारे साथ काम कर पाऊंगा? रामू ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भाई, गलतियां तो इंसानों से ही होती हैं, लेकिन सीख उन्हीं को मिलती है जो अपनी गलतियां स्वीकार करते हैं। तुम्हारा पश्चाताप ही तुम्हारा सच्चा बदलाव है। पुरानी बातों को भूल जाओ, चलो अब एक नई शुरुआत करते हैं। ईमानदारी और विश्वास के साथ हमें मिलकर फिर से मेहनत करनी होगी ताकि हम फिर से नई फसल उगा सकें। महेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने रामू को गले लगाते हुए कहा, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा दोस्त। तुम्हारा यह स्नेह और माफ करने की भावना ही मुझे सही राह दिखाने के लिए काफी है। उस दिन के बाद महेश ने ईमानदारी और सच्चाई का मार्ग अपनाने का निश्चय किया। उसने रामू के साथ मिलकर फिर से फसल उगाई और इस बार उन्होंने एक दूसरे का पूरा साथ दिया। गांव के लोगों ने भी उनकी नई शुरुआत की तारीफ की। महेश को अब समझ में आ गया था कि सच्ची संपत्ति रिश्तों का विश्वास और ईमानदारी में ही होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। और हाँ, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में मोटिवेटेड रहिए।